हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अब्दुल हुसैन स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल प्रोफिशिएंट फिजिक्स में। तो आज हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टैगलाइन क्या है? चलो खो जाते हैं फिजिक्स की दुनिया में। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाओ, हम लोग एकदम ऑफलाइन कोचिंग की तरह पढ़ेंगे, धीरे धीरे और अच्छे से। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। देयर आर 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस प्रेजेंट इन नेचर। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वन electromagnetic force. Third one strong nuclear force. And last one is weak nuclear force. Weak nuclear force. तो ये जो मेरा 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, इसी फोर्सेस के अंदर ही हमारा फिजिक्स में जितना टाइप का फोर्स यूज़ होता है सब इसी के अंदर आता है। तो हम लोग एक एक करके सारा फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। चलिए हेडिंग दे दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, हम क्या जानते हैं? डेफिनेशन ये आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग ये जानते हैं कि यूनिवर्स में 2 बॉडी एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं। आराम से डेफिनेशन सीखना है, लिखना है, याद नहीं करना है। क्या है? ईच एंड एवरी बॉडी अट्रैक्ट each other by virtue of their masses। और ये क्या है? मेरा एक नेचुरल फेनोमेना है। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड ग्रेविटेशन एंड force at them is known as gravitational force। ये मेरा डेफिनेशन हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे डेफिनेशन। ईच एंड एवरी बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। This natural phenomena is called gravitation and force at them is known as gravitational force। चलिए अब हम लोग इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू देखते हैं थोड़ा अच्छे से। इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हम लोग देखते हैं। चलिए हेडिंग डाल लो आप लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो बताए ना, डेफिनेशन खुद से लिखना है। तो हमारा न्यूटन्स का जो लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ है, उससे मेरा एक फॉर्मूला डिराइव हुआ है। वो फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं पहले।
तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग कैसे एक फॉर्मूला ड्राइव किए हैं, दो बॉडी है, ठीक है, m1 और m2 मास का, दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, r है, ठीक है, फोर्स लग रहा है F1 और F2। कैसा फोर्स है जी, अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये लॉ से मुझे क्या फॉर्मूला मिला था, क्या मिला है, ये मिला है m1 m2 r1 r का स्क्वायर। क्या मिला है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses, product of two masses, and gravitational force is inversely proportional to the square of distance between the two masses। ये मेरा इक्वेशन है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन क्या है, कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फोर्स ऑफ attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of distance between them। ये क्या किया हम लोग, किया फॉर्मूला के थ्रू हम लोग डेफिनेशन लिख लिए। क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये मेरा डेफिनेशन हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब थोड़ा फार्मूला को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लिए, चलो। क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मेरा कौन सा फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, ये फॉर्मूला हुआ था m1 ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट g है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला में अगर मेरा कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है तो इसी फॉर्मूला के अंदर से मिलेगा। तो जो कुछ नॉन वैल्यू होगा और कुछ अननोन वैल्यू होगा तो आपको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ये फॉर्मूला से क्या देख रहे हैं, ये क्या है, F मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 मासेस है, और R क्या है मेरा, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। तो G मेरा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। तो ये यूनिट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट नीट और जी में बहुत बार पूछा गया है। तो हम लोग अगर मान लो यूनिट आपको याद नहीं है या आपको डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए मिला है और आपको याद नहीं है, तो आप क्या इस फार्मूला से थ्रू आप आराम से निकाल सकोगे। तो इस फार्मूला से आप जी कैसे लिखोगे, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, ये हो जाएगा ना। फोर्स क्या होता है, न्यूटन, आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा m1 m2, ये क्या है m1 क्या है kg मास और kg इंटू kg, तो क्या हो जाएगा kg स्क्वायर हो जाएगा।
हो जाएगा ना। चलिए, तो ये हो गया मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग देख लिए। और आप थोड़ा ये भी नोट कर लो, ये क्या है, ये फोर्स कैसा है, ये वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। नेचर का सबसे कमज़ोर फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और क्या है, ये लॉन्ग रेंज होता है ना। और थर्ड क्या है, डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। इस फोर्स को किसी मीडियम, ठीक है, किसी का सहायता नहीं होता है। चलो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग देख लिए, ठीक है। इरेज कर देता हूँ। चलो, एक चीज़ और देखो, इस जो इक्वेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन से हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मासेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इफ़ मासेस अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। अगर मासेस कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस से क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा दो बॉडी का तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, और अगर डिस्टेंस दो बॉडी का कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद करके रखना। चलो ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स किसके बीच में लगता है, चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन से देखते हैं क्या होता है। इट इज ए फोर्स एक्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल। तो मेरा कीवर्ड क्या है, चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है। तो वो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा चार्ज का साइन कैसा है, लाइक है या अनलाइक है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है ना। तो चार्ज क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक पार्टिकल होता है। जैसे मेरा आयन हो गया, इलेक्ट्रॉन मेरा कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन कैसा चार्ज है मेरा, पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ। इफ़ चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से। अगर चार्ज अगर रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, फील्ड प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसेस। एंड इफ चार्ज क्यू इन मोशन, अगर मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस। तो हम लोग रेस्ट और मोशन कंडीशन में देखे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है। ये मुझे यूनिफिकेशन से पता चलता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करने के लिए रेस्ट कंडीशन और मोशन कंडीशन में हमको अच्छे से पता नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक हम लोग डेफिनेशन लेते हैं, क्योंकि ये तो यूनिफिकेशन है। तो रेस्ट कंडीशन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हम लोग डिफाइन करेंगे चार्ज पार्टिकल कैसे अट्रैक्ट करता है और कैसे रिपल करता है। चलिए देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक, किसे डिफाइन करेंगे हम लोग, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स
लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इसमें स्टडी हम लोग क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल का रेस्ट कंडीशन में। तो कूलम्स लॉ के थ्रू हम लोग का फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। ये मेरा फॉर्मूला डेवलप हुआ। ठीक है, तो हम लोग एक्सटेंड करते हैं फॉर्मूला को। तो F इक्वल टू हम लोग इन प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रखेंगे K, Q1 एंड Q2 R स्क्वायर। K का वैल्यू कितना होता है, K को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन O। इसका वैल्यू होता है आपका 8.98 इंटू 10⁹। यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं यूनिट K का। K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्वल टू F R स्क्वायर Q1 एंड Q2। F क्या हो गया, न्यूटन, R डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, और ये आपका चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कूलम से, तो कूलम का स्क्वायर। ये आपका हो गया, समझ में आ गया ये फॉर्मूला से। अब हम लोग देखते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे करता है चार्ज। तो कंडीशन है मेरा, दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 और दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, R। अगर चार्ज सेम हुआ, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चार्ज अगर साइन सेम है तो ये रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा Q1 एंड Q2, ये रिपेल करेगा, यानी एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कब, कंडीशन क्या है, जब चार्ज का साइन सेम हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, समझ में आ गया। इफ चार्ज का साइन अगर डिफरेंट हो, अनलाइक हो, प्लस माइनस हो, Q1 प्लस में हो, Q2 माइनस में हो, तो ये क्या होगा, आपका चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना। तो समझ में आ गया कैसे अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स लगता है। जब चार्ज सेम साइन का हो तो रिपल्सन होता है, और अगर अपोजिट साइन का अगर चार्ज हो तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, चलिए समझ गए। ये बेसिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। थोड़ा सा हम लोग इसका ये देख लेते हैं, थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं क्या है। ये भी मेरा कैसा है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। सेकंड स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद SNF स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। उसके बाद ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। और तीसरा क्या है, डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम का कोई आवश्यकता नहीं है ना। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए गुड, चलिए देखते हैं अब हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हेडिंग दे दो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये किस तरह का फोर्स है, एक हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं हीलियम का
एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्टिकल होता है? इलेक्ट्रॉन 2 होता है, माइनस चार्ज, प्रोटॉन 2 होता है, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन भी 2 होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है ना। चलिए अब इसका हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर में रहता है, ये क्या है मेरा? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 आपका न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा चार्ज है? प्लस प्लस, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ये आपका क्या है? प्रोटॉन। तो हम लोग देखते हैं ये मेरा क्या है? मॉलिक्यूल्स है, न्यूक्लियस। ये मेरा क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है मेरा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो हम लोग यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये मेरा चार्ज पार्टिकल है ना, प्लस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ के थ्रू अगर हम लोग देखते हैं तो जो मेरा मॉलिक्यूल्स में जो मेरा आपका प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज सेम है, प्लस प्लस है। तो ये तो रिपेल करना चाहिए, प्लस प्लस साइन है तो कूलम्ब्स लॉ के थ्रू क्या होगा? रिपेल करेगा ये सब। यानी आपका जो न्यूक्लियस है वो टूटेगा, अनस्टेबल होना चाहेगा, लेकिन आपका न्यूक्लियस स्टेबल कंडीशन में रहता है। कैसे रहता है? क्योंकि जो आपका रिपेल हो रहा, तो रिपेल से बचाने के लिए एक फोर्स लगता है आपका न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। आपको न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के लिए एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ गया? चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग और जानते हैं। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और क्या है ये? इट इज लो रेंज फोर्स। क्लियर हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में ये। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स आपको जनरली देखने को मिलेगा बीटा डीके में। बीटा डीके मीन्स आपका जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है और न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। उस समय जो चेंज करने में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखते हैं हम लोग कैसे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये मेरा एटम का पार्टिकल है ना। तो आपका प्रोटॉन चेंज होता है किस पे? न्यूट्रॉन में। तो क्या प्रोड्यूस होता है? इमिट करता है, मालूम आपका? पॉजिट्रॉन। इसे हम लोग बोलते हैं बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके मीन्स प्रोटॉन चेंज हो गया न्यूट्रॉन में और क्या इमिट किया? पॉजिट्रॉन इमिट करता है। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? क्या इमिट करता है? इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। इसे हम लोग बोलते हैं बीटा माइनस डीके।
बीटा माइनस डी के मीन्स आपका न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, ठीक है। तो ये कन्वर्जन के लिए जो फोर्स आपका यूज़ होता है या फोर्स डिपेंड होता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये कैसा होता है, वीक फोर्स है। ये भी क्या है, वीक फोर्स है, बट आफ्टर ग्रेविटेशनल फोर्स से के बाद, यानी सबसे वीक मेरा जो फंडामेंटल फोर्सेस है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सबसे वीक कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे स्ट्रॉन्ग आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक फोर्स हो गया, ये आपका शॉर्ट रेंज में यूज़ होगा, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस लेक्चर में हम लोग 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस का डिस्कशन किए। अब हम लोग सारे फोर्सेस का कंपैरिजन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ एंड रेंज। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है, कौन सा फोर्स वीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। शॉर्ट में लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर देन वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मेरा रिलेशन है स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है, ठीक है। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना स्ट्रेंथ है और कितना रेंज है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्ट्रेंथ और रेंज, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 यूनिट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 10⁻⁻² मीन्स 1/10⁻², 1/100 मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। इसी तरह वीक न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा 10⁻⁻13 और 1/10⁻13, इस तरह भी लिख सकते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है, ये हो जाएगा 10⁻38 या बोल सकते हैं 1/10⁻38 मीन्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितना टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है 10⁻38। अब रेंज के बेसिस पे देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये कितना है 10⁻⁻15 अप्रॉक्स मीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मेरा लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये कितना है, इसका रेंज है इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी डिस्टेंस, ओके। चलिए वीक न्यूक्लियर फोर्स ये भी मेरा शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसका वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा सबसे वीक फोर्स है और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। और ये इसका वैल्यू कितना होता है, रेंज इन्फिनिटी डिस्टेंस तक। ये हम लोग कंपेयर कर लिए 4 फंडामेंटल फोर्सेस का, किसके बेसिस पे, स्ट्रेंथ और रेंज के बेसिस पे। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे बताइए, ठीक है। चलिए बाय, जय हिंद।